चलिए वापस आ जाते हैं अपनी सेकंड कंडीशन पे। अब सेकंड कंडीशन पे क्या हो रहा है? हाँ, गाय ने तो पाल के रख दी। पहली कंडीशन समझ में आ गई सभी को? अब दूसरी कंडीशन क्या है? दीपांश, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? बोला था ये दीपांशु कहाँ होगी गाय। चलो जिसका भी है म्यूट कर लो अपना साउंड। एक कंडीशन आखिरी वाली देख के फिर अपन खत्म करते हैं इसको, है ना। अब आखिरी कंडीशन में क्या हो रहा है भैया? आखिरी कंडीशन में हमने फिर से उत्तल दर्पण ले लिया और बढ़ रहे हैं। अब आखिरी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है उत्तल दर्पण के लिए? बोले वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। वस्तु यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है ना। तो हम कहाँ ले रहे हैं वस्तु? यहाँ पर ले रहे हैं। ये आ गई आपकी वस्तु। कहाँ पर रखी हुई है? इन्फिनिटी और उसके ध्रुव पोल के बीच में रखी हुई है। वस्तु को हमने नाम दे दिया ए और बी। ए उसका सिरा है, बी उसके पैर हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या? एक किरण प्रकाश किरण समांतर आपतित होगी। अच्छा, समांतर आपतित होगी तो फिर से वही बात, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण के केस में जाती हुई प्रतीत होती है, जाती नहीं है ना। तो हम क्या, ये किस साइड जा रही होगी? ये इस साइड कहीं जा रही होगी। अब हम कैसे बनाएं कि ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो? तो उसमें थोड़ी सी चीटिंग कर लो। आप एक लाइन ऐसी खींचो जो कि पूरी उस डॉट को भी मिल जाए और ध्रुव से भी जाती हुई मिल जाए। ऐसी 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 लाइन खींचो आप, है ना। एक लाइन खींच लो, चीटिंग कर लो आप थोड़ी सी। चीटिंग करने का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो बिल्कुल सीधी नहीं बनेगी, कई बार आपकी गड़बड़ हो जाएगी। उसको ऐसे एक लाइन खींचने के बाद ऐसे मिटा दो हल्के हल्के बीच बीच में से। या फिर आप इधर से डार्क खींचो, इधर से डॉट 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 वाली खींचो। आप पेंसिल से तो खींच सकते हो, मेरी पाबंदी है यहाँ पर, मैं नहीं खींच पाऊंगा। मैं पेन कंप्यूटर पे कर रहा हूँ ना, इसके कारण से। प्रकाश किरण एक समांतर आपतित हुई और वो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो गई। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगा। तो फिर से हम वही करेंगे, एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। तो वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे तो ऐसी कुछ जा रही होगी। जब ऐसी जा रही होगी तो क्या होगा? जब दर्पण के इस साइड आएगी तो वो कैसी बनेगी? डॉट 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 के फॉर्म में बनेगी, बिल्कुल डॉट 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 ऐसे बनेगी, है ना। इसके बाद क्या? जहां पर काटेगी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे यहाँ से आई है, ऐसी आई और ऐसी ऐसी चली गई। जहां पर काटेगी वहां पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने ऐसे, यहाँ पर काट रही है ना तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। हम इसको जहां काटा वहां सिरा के तहत इसको नाम दे देंगे ए डैश और बी डैश। बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो वही चीज हमको सारी चीजें लिखना पड़ेगी। बताओ वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत और ध्रुव के बीच में। अनंत और ध्रुव के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है ना। ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। अच्छा, कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से छोटा है कि बड़ा? वस्तु से छोटा, बिल्कुल वस्तु से छोटा। तो हमने लिख दिया वस्तु से छोटा। फिर उसके बाद वास्तविक है क्या आभासी? दर्पण के इस साइड बन रहा है अभी भी आभासी है, आभासी है। और कैसा है? सीधा के उल्टा है? सीधा सीधा है। ये ऊपर जहाँ काटा वहां सिरा के तहत सिरा ऊपर ही आया ना, ए डैश बी डैश। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है ना। आभासी कहाँ से बन रहा है? आभासी कहाँ से बन रहा है? क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। सामने है ना। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा? यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। ध्यान से देखो, प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है प्रकाश किरणें? यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये दर्पण के सामने है कि पीछे? सामने वाला हिस्सा तो ये वाला होगा ना, परावर्तक जहाँ वस्तु रखी हुई है ना। ये दर्पण, ये तो पीछे वाला हिस्सा है। पॉलिश यहाँ पर है ना, पॉलिश के साइड बन रहा है। तो जिस साइड पॉलिश होती है उस साइड पीछे वाला हिस्सा है। तो दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब कैसे बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो केवल उत्तल दर्पण के लिए ये दो कंडीशन होती है। मेरे ख्याल से आप सभी को ये वाली दोनों कंडीशन तो इजी हैं और ज्यादा पूछी भी नहीं जाती हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना, कि मैं क्या बोलना चाह रहा था और कैसे बोलना चाह रहा था। 6 स्थितियां कौन कौन सी थी अवतल दर्पण की, और 2 स्थितियां कैसी थी उत्तल दर्पण की। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ भैया। अगला टॉपिक हेडिंग डालता हूं मैं, चिन्ह परिपाटी। क्या बोला?
चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। अब ये क्या बला है भैया, और ये क्यों है, क्यों ये चिन्ह परिपाटी? तो चिन्ह परिपाटी है कुछ जैसे अपन कोई चीज करते हैं तो रूल, जैसे गणित में फॉर्मूले होते हैं ना कि भैया तुमको a प्लस बी स्क्वायर लेना है तो a और b जो है कोई ना कोई संख्याएं होना चाहिए, अगर वो संख्याएं नहीं होंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। गणित में रूल होते हैं ना कि अगर आयत है तो उसमें आयत की जो भुजाएं होंगी वो 90 डिग्री का एंगल ही बना रही होंगी, त्रिभुज है तो उसमें 3 कोण होंगे ही। ऐसी चिन्ह परिपाटी जो है वो चिन्ह परिपाटी इन दर्पणों के लिए एक तरह से वो है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि आचार संहिता। इस चिन्ह परिपाटी का फॉलो हम जो है वो दर्पण से बनने के साथ साथ प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब जब बनते हैं दर्पण से तो वो चिन्ह परिपाटी का फॉलो करते ही हैं, मतलब हमेशा ही करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी कोड ऑफ कंडक्ट है। कैसे काम करती है, मैं अवतल दर्पण के केस में बता रहा हूँ आपको कि अवतल दर्पण के केस में चिन्ह परिपाटी कैसे काम करती है। तो चिन्ह परिपाटी में हम सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे। दर्पण बनाने के बाद क्या करेंगे, उसके लिए बहुत सारी चीजें मोडो वो है बहुत सारे वो है रूल्स बोले तो नियम, उन्हीं नियम को हम क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। तो ये कौन सा दर्पण है आप बता सकते हो? अवतल है, अवतल। बिल्कुल बिल्कुल अवतल दर्पण है। मैंने इसका मुख्य अक्ष बना लिया जो कि कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य अक्ष कहाँ से होकर जाता है, वक्रता केंद्र से और ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो चिन्ह परिपाटी का पहला बिंदु ये बोलता है कि दर्पण कोई सा भी हो। ये मैंने कौन सा दर्पण बनाया, अवतल दर्पण बनाया है ना, अवतल दर्पण बनाया। अगर मैं इसका उत्तल दर्पण भी बना लूं, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके मैं उत्तल दर्पण भी बना के बता देता हूँ ताकि आप लोग को वो भी समझ में आ जाए, है ना। उत्तल दर्पण के लिए क्या करूंगा, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर से गोला बनाऊंगा और उसको कट कर दूंगा, कहाँ से, यहाँ से कट कर दूंगा। और फिर उसके बाद उसको पॉलिश कहाँ से करूंगा, भीतर से पॉलिश करूंगा। भीतर मतलब अंदर से पॉलिश कर, बाहर से तो अभी अवतल दर्पण के लिए करा ना अपन ने। ये कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण। दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। हालांकि बुक में आपको केवल अवतल के लिए दिखेगी और उन्होंने लिख दिया है कि दोनों दर्पण के लिए जो है वो चिन्ह परिपाटी सेम होती है। हालांकि सेम होती भी है, सच भी है वो बात, लेकिन फिर भी समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है चिन्ह परिपाटी का वो ये है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर स्थित माना जाता है। वस्तु को हमेशा किस साइड माना जाता है, बाईं ओर। बायां साइड कौन सा होता है, उल्टे हाथ वाला साइड, उल्टा वाला। हाँ उल्टा हाथ। तो हमेशा वस्तु को बाईं ओर, मतलब ये दर्पण है ना, तो हमेशा वस्तु इस साइड ही होगी। इसके लिए इस साइड होगी, इसके लिए इस साइड होगी। पहला नियम यही है। क्या बोला पहला नियम, हमेशा वस्तु किस साइड होगी, बाईं ओर स्थित होगी, दर्पण के बाईं ओर स्थित होगी हमेशा। ठीक है, पहला नियम क्लियर। वस्तु कहाँ होगी, हमेशा बाईं ओर स्थित होगी। किसके बाईं ओर, दर्पण के बाईं ओर, है ना, दर्पण के बाईं ओर। तो मतलब हमेशा वस्तु किस साइड होंगी, इस साइड ही होंगी, इस साइड ही होंगे हमेशा। अच्छा, इसी नियम को दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोला जा सकता है, वस्तु दर्पण पर आने वाले प्रकाश की दिशा हमेशा बाएं से दाईं ओर होती है, ऐसा ही बोल सकते हैं। मतलब हमेशा हम कैसे मानते हैं, प्रकाश किरण कैसी आती है, अभी अपन ने इतनी सारी स्थितियां पढ़ी, हर एक कंडीशन में आप देखो प्रकाश ऐसा आ रहा है, वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा प्रकाश कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना। तो इस नियम को, ये पूरा जो नियम लिखते हैं वो कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर स्थित होती है, अर्थात प्रकाश बाएं से दाईं ओर आपतित माना जाता है। ये पहला नियम है ना। आप अगर सिंपल सी भाषा में ये लिखो कि हमेशा वस्तु को बाईं ओर स्थित माना जाता है तो भी ठीक है। ये हो गया पहला नियम। फिर उसके बाद दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम बोलता है कि दर्पण के दाईं ओर की सारी दूरियां, मतलब दर्पण के इस साइड की सारी दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। या फिर इसी नियम को दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं प्रकाश की दिशा में। हम प्रकाश ऐसे आपतित करवाते हैं ना, प्रकाश किरण कैसे आपतित करवाते हैं हम, इसी डायरेक्शन में। वस्तु यहाँ पर है, प्रकाश किरणें ऐसी आपतित होती हैं, कोई सी भी हो, चाहे ऐसी हो, प्रकाश किरणें ऐसी आपतित होती हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ऐसी आपतित होती है ना। अगर हम इसको बता दें कि भैया प्रकाश किरण ऐसी आपतित हो रही है ना, तो चिन्ह परिपाटी क्या बोलती है, प्रकाश की दिशा में, मतलब दर्पण के दाईं ओर की सारी दूरियां, मतलब इस साइड की सारी दूरियां
हमेशा धनात्मक होंगी। कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। ये अवतल दर्पण के केस में, ऐसे ही उत्तल दर्पण के केस में भी कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। फिर उसके बाद इसके उल्टी साइड की सारी दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। इस साइड की सारी दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। ये अच्छा, एक बात सुनो, इसके लिए जैसा मैंने दर्पण वाला क्वेश्चन समझाया था ना आपको, दो बातें उसमें, क्वेश्चन आए और ऑब्जेक्टिव आए, तो दोनों ही बातें हैं। चिन्ह परिपाटी के विषय में भी दो बातें हैं। दो बातें कैसी हैं? एक तो इसका यूज न्यूमेरिकल में किया जाता है। न्यूमेरिकल मतलब डेरिवेशन, और डेरिवेशन ड्राइव करने में भी करेंगे और न्यूमेरिकल में भी करेंगे। और एक इसका खुद का क्वेश्चन आ जाता है चिन्ह परिपाटी का। पहले मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल में कैसे चिन्ह परिपाटी का यूज करना है, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना है। पहले न्यूमेरिकल के लिए आपको सभी ने मेरे ख्याल से ग्राफ देखा है। हाँ भैया देखा है। ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस होते हैं ना। हाँ 2D ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। तो इस साइड वाला जो है वो एक्स कहलाता है, इस साइड वाला माइनस एक्स कहलाता है, ऊपर वाला वाई कहलाता है, नीचे वाला माइनस वाई कहलाता है। यकीन मानो इसी ग्राफ से जो है आप जो है वो दर्पण वाला फिनोमिना समझ सकते हो, चिन्ह परिपाटी का फिनोमिना समझ सकते हो। जब भी ये वाला बिंदु जीरो कहलाता है ना, जीरो कहलाता है, यहाँ से सारी दूरियां नापते हैं हम। मान लो यहाँ पर कोई दर्पण रखा हुआ है, यहाँ कोई दर्पण रखा हुआ है, मान लो उत्तल दर्पण रखा हुआ है, तो हमने अंदर से पॉलिश कर दी इसको। ये उत्तल दर्पण रखा हुआ है ना, जब भी हमको दूरियां नापना है, इससे इसकी दूरियां नापना होंगी। अगर हम इस साइड की दूरियां नापेंगे तो देखो आपको प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाला है ना, ये वाला, इस साइड की सारी दूरियां कैसी रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। अगर इस साइड की सारी दूरियां नापना है तो इस साइड देखो एक्स एक्सिस नेगेटिव में है, इस साइड की सारी दूरियां कैसी रहेंगी? नेगेटिव में रहेंगी। नेगेटिव। अच्छा, ऊपर की दूरियां देखो, ऊपर की दूरियां हमेशा y पॉजिटिव में रहता है ना, इस साइड का ऊपर की दूरियां कैसी रहेंगी? पॉजिटिव में। और अगर नीचे की दूरियां मानूं मैं, तो नीचे की कैसी रहेंगी? नेगेटिव में रहेंगी। नेगेटिव। अगर मैं उत्तल की जगह अवतल दर्पण बना दूं तो, उत्तल की जगह अवतल दर्पण बना दूं तो अवतल दर्पण के लिए क्या करूंगा? बाहर से पॉलिश कर दूंगा। ऐसा बनाओ चाहे आप ऐसा बनाओ, जैसा आप नॉर्मली बनाते हो, अभी आपने उसके लिए बनाया था, ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, कैसा भी दर्पण बनाओ, हमेशा इस साइड की दूरियां कैसी रहेंगी? पॉजिटिव। इस साइड की नेगेटिव। ऊपर की कैसी? पॉजिटिव। नीचे की कैसी? नेगेटिव। नेगेटिव। सही है? क्लियर है? ये हो गई। हाँ, उत्तल के लिए, अवतल के लिए, उत्तल के लिए, अवतल उत्तल दोनों के लिए। अगर आप ये अभी मैंने अवतल के लिए बना दिया, इसके पहले उत्तल के लिए बनाया था। हमेशा इस साइड की पॉजिटिव रहेंगी, इस साइड की नेगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, हमेशा यही पॉजिटिव ये होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल आसानी से बनेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, कोई परेशानी नहीं जाएगी आपको, है ना। और फिर उसके बाद आती है बात क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे, है ना, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसके आंसर लिखने के लिए मैं आपको बाकायदा पूरा लिख के बता देता हूँ। हर एक चीज जो है, एक रूल, हर एक रूल जो है वो लिख के बता देता हूँ। तो पहला जो रूल है, हमेशा वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं और स्थित होती है, अर्थात प्रकाश किरण हमेशा बाएं से दाईं और आपतित होती है। ये पहला नियम हो गया इसका, है ना। अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आता है चिन्ह परिपाटी क्या होती है, तो पहला नियम हो गया क्या? वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर स्थित होती है, अर्थात प्रकाश किरण हमेशा बाएं से दाईं ओर आपतित होती है। ये इसका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया, दर्पण के दाईं ओर की सारी दूरियां, दर्पण, या फिर आप मानो आपकी बुक के हिसाब से चलें यदि, तो प्रकाश के आपतित होने की दिशा में मापी गई सारी दूरियां धनात्मक तथा प्रकाश के
विपरीत दिशा में मापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। वही चीज मैंने आपको अभी बताया था कि दर्पण के दाईं ओर की सारी दूरियां जो है वो धनात्मक होती है। अच्छा, इसी पॉइंट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, या करके लिख देता हूं मैं, दर्पण के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक तथा बाईं बाईं और मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये इसका दूसरा नियम हो गया। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, है ना। या करके लिख दिया है मैंने, अरे रे 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 रे, या करके लिख दिया है ना। तो इसके बाद तीसरा नियम भी है इसका। तीसरा नियम क्या बोलता है? तीसरा नियम बोलता है, इसका जस्ट विपरीत हो जाता है। प्रकाश ये अपन ने क्या लिखा था? हॉरिजॉन्टल लिखा था। तो अब इसमें मानते हैं हम, तीसरा नियम जो है वो बिल्कुल क्लियर है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की सारी, फिर सारी लिखा रहा है, सारी दूरियां। आपने ऊपर भी लिख दिया, क्या साड़ी लिख दिया ऊपर सेकंड वाले में। अच्छा, साड़ी लिखाया है वो, चलो ठीक है, वो अपने आप लिखा रहा है। मैं उसमें मंगल यूज कर, मतलब वो यूनिकोड यूज कर रहे हैं, तो एसएमएस लैंग्वेज समझते हो ना। नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक, भावनाओं को समझो, ऋणात्मक होती। हाँ, तो ये 3 नियम है भैया। आपको जैसे आपको याद हो रहा है वैसे याद कर लो। पहला नियम क्या है? वस्तु दर्पण के हमेशा बाईं ओर स्थित होती है, अर्थात प्रकाश किरणें हमेशा बाएं से दाईं ओर आपतित होती है। मतलब क्या? मतलब हाँ, जो प्रकाश किरण हमेशा बाएं से दाएं आपतित होती है, ये कैसा है? समझ नहीं आ रहा। देखो अभी अपन ने दर्पण, अवतल दर्पण की स्थितियां देखी थी ऐसी। अवतल दर्पण ऐसा था ना। अवतल दर्पण में वस्तु हमने यहाँ रखी थी। हाँ। वस्तु किस ओर रखी हुई है? बाईं ओर रखी हुई है। हाँ। ये कौन सा है? बायां भाग है दर्पण का, और ये वाला दायां भाग है। तो वस्तु हमेशा बाईं ओर स्थित होगी, और जो प्रकाश किरणें होंगी वो हमेशा बाएं से दाईं ओर आ रही होंगी, मतलब ऐसे आ रही होंगी हमेशा। कोई सा भी दर्पण, तो वही लिखा हुआ है, वस्तु हमेशा बाईं ओर स्थित होती है दर्पण के, और प्रकाश किरणें हमेशा बाएं से दाईं ओर आपतित होती है, मतलब बाएं से दाईं ओर आपतित होती है। सिंपल सी भाषा में उन्होंने लिख दिया है, हमेशा ही कोई सा भी दर्पण हो। ये अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण भी हो सकता था, है ना। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण नहीं है, यहाँ पर उत्तल दर्पण है, ये मान लो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के केस में भी हमेशा वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? बाईं ओर स्थित होगी, और प्रकाश किरण कैसे आ रही होंगी? बाएं से दाईं ओर आ रही होंगी, ऐसे बाएं से दाईं ओर आ रही होगी। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, प्रकाश के आपतित होने की दिशा में मापी गई सारी दूरियां, ये सारी दूरियां धनात्मक, और प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दूरियां ऋणात्मक होती हैं, है ना। तो कैसे? ये अपन ने अभी माना कि वस्तु ऐसी रखी हुई है, और प्रकाश किरण कैसे आ रही है? बाएं से दाईं ओर आ रही है, ऐसी आ रही है ना। प्रकाश मतलब यहाँ से भी होकर जाएगी, तो ऐसी होकर जाएगी, इस साइड आ रही होगी। तो हम बोल रहे हैं प्रकाश की दिशा में नापी गई सारी दूरियां, मतलब इस साइड की सारी दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। इस साइड की जो भी दूरियां नाप रहे होंगे वो धनात्मक होगी। और दूसरी भाषा में क्या बोल रहे हैं? प्रकाश के विपरीत दिशा में, मतलब इस दिशा में अगर हम कोई दूरी नापते हैं तो वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी।
इसी को हमने दूसरी भाषा में क्या बोल दिया है, दर्पण के बाई दाई और स्थित सारी दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक। अपन दूसरे शब्दों में क्या लिख दिया, ये वाला दायां भाग है ना दर्पण का, दायां हिस्सा और ये बायां हिस्सा, अभी अपन ने बात करी थी दायां हिस्सा और बायां हिस्सा। तो यहाँ की सारी दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक, और यहाँ की सारी दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक। दर्पण के दाईं ओर की सारी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। यही हमने या करके लिखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल सी हिस्सा है, उसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। उसके बाद क्या, उसके बाद बोल रहे हैं लंबवत सार। देखो तीसरा नियम देखो, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष कौन सा है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये वाला जो लंबा होता है, जो दिखता नहीं है ना, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की सारी दूरियां, लंबवत मतलब यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं यदि हम, तो लंबवत ऊपर की तरफ, चाहे यहाँ से बढ़ रहे हो चाहे इस साइड बढ़ रहे हो, किसी साइड भी हो, अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लंबवत बोल रहे हैं ना, लंबवत मतलब कि 90 एंगल के साथ, 90 के एंगल के साथ हम अगर ऊपर बढ़ रहे हैं किसी भी दिशा में, चाहे इधर बढ़ रहे हो चाहे इधर बढ़ रहे हो, चाहे इधर बढ़ रहे हो चाहे इधर बढ़ रहे हो, किसी साइड भी बढ़े, अगर ऊपर की दिशा में हम नाप रहे हैं दूरियां, कैसी होंगी, वो धनात्मक होंगी। अगर नीचे की तरफ नाप रहे हैं दूरियां, लंबवत नीचे की तरफ, लंबवत मतलब 90 डिग्री के साथ नीचे की तरफ मान रहे हैं, तो वो कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। इस साइड नापे चाहे इस साइड नापे, किसी भी साइड नापे, तो ये दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। बात समझ में आ गई, नियम समझ में आ गए। ये है चिन्ह परिपाटी के नियम। 3 नियम है, सिंपल 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 है सारे। कैसे हैं, बोल रहे हैं, सबसे पहला नियम बोल रहे हैं कि भैया जो दर्पण की वस्तु स्थित होती है वो हमेशा कहाँ स्थित होती है, बाईं ओर स्थित होती है। फिर उसके बाद दूसरा नियम बोल रहे हैं कि दर्पण के ये वाला नियम याद रखो आप, तो दर्पण के दाईं ओर की सारी दूरियां कैसे नापना है, धनात्मक रखना है, और दर्पण के बाईं ओर की सारी दूरियां कैसी रखना है, ऋणात्मक रखना है। तो ये याद रखना आप। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की दूरियां सारी ऋणात्मक होती हैं। मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये बात, है ना। चलो तो फिर ये वाली बात क्लियर हो गई, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम जो है एक और फिनोमेना पे बात करेंगे। वो फिनोमेना है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच संबंध, है ना। ये जरूरी है फिर से आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कई बार। क्वेश्चन क्या आता है, बोले किसी दर्पण के लिए वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में अंतर बताइए। दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है ना ये स्क्रीन जो लिख रहा था मैं अभी? नहीं भैया, नहीं भैया, आप देख रहे हो? चलो हाँ, आप दिख रहा है। हाँ वक्रता केंद्र व फोकस दूरी में संबंध, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध। बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने, इसको छोटा कर देता। बड़ा हो गया। दूरी सही लिखा है, दूरी हाँ सही है, दूरी सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। लिखा, नहीं, बड़ा हो की मात्रा आती है गलत दूरी है। में। मात्रा, हाँ हाँ जी, तो बड़ा वक्रता की मात्रा केंद्र, आएगी। हाँ बिल्कुल आ गई ना, देखो ना ध्यान से। वक्रता केंद्र व फोकस दूरी में संबंध मतलब कि हमको किस में संबंध बताना है, सी और एफ, और एफ में। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है भैया कई बार, है ना। सब्जी वाला है। सब्जी वाला आया, खरीद लो सब्जी, हाँ भूमि जरूरी ज्ञान। है। अच्छा भूमि का, हाँ चल अब क्या, ये हमने एक दर्पण बना लिया। फिर से कौन सा दर्पण बनाया, अवतल दर्पण बनाया। अब अवतल सबसे ज्यादा फेवरेट है बुक का, मालूम, हर चीज उसने दर्पण सूत्र से करा है तो अवतल से करा है, स्थितियां ज्यादा बताई हैं तो अवतल बताई हैं, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो खैर सभी के बराबर ही दिए हैं, लेकिन अवतल बहुत फेवरेट है बुक का, और अवतल से बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है कंडीशन, इसलिए अवतल दिया। चलो ठीक है, खैर हम बात करते हैं अब। यहाँ पर मुझे वक्रता केंद्र और फोकस दूरी पता होना चाहिए कि क्या होती है फोकस दूरी। यहाँ पर वक्रता केंद्र यहाँ कहीं आ रहा होगा इसका, और फोकस दूरी इसकी यहाँ कहीं आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं, ये वक्रता केंद्र तो हमको पता ही है कि वक्रता केंद्र तो होता ही है भैया, हमको मालूम है कि वक्रता केंद्र ये होता है, और ये क्या है, ध्रुव होता है। फोकस दूरी का मान नहीं सकते हम, क्या होगी,
ये 2 पॉइंट तो हमको डेफिनेशन से ही पता है कि इसको ध्रुव बोलते हैं और इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। जब कोई प्रकाश किरण समांतर आपतित होती है तो वो हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर मुख्य गुजरती है, फोकस। हाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं ना। मुख्य अक्ष के जिस मुख्य बिंदु से फोकस होकर बोलते हैं। गुजरती है उसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं। तो यहाँ से होकर गुजर गई है ना। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे एक कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? वो कॉन्सेप्ट रहेगा आपको यहाँ पर एक और चीज मैंने पढ़ाई थी वक्रता केंद्र के साथ साथ। वक्रता केंद्र के साथ साथ क्या करवाई थी? वो थी यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, वो जो है वो त्रिज्या कहलाती है इसकी, वक्रता त्रिज्या। मालूम है आपको? किसी भी वृत्त के लिए जी। उसके परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी उसकी त्रिज्या ही तो कहलाती है ना। ये वाला सिस्टम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसका जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार का है। जो वक्रता त्रिज्या होती है r बराबर से r बराबर से 2f, r बराबर से 2f, ये इनके बीच संबंध है। 2f। r बराबर से 2f, मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की कैसी होती है? दुगनी होती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। या इसका हम उल्टा भी बोल सकते हैं। अगर हम फोकस दूरी के रूप में बोले f बराबर से क्या होता है? f, स्मॉल f लिख रहा हूँ, आप ध्यान दोगे यदि तो, है ना। स्मॉल f बराबर से क्या होगा? हाँ। 1/2r, 1/2r। ये भी पॉसिबल है, हम या करके लिखते हैं ये दोनों। मतलब यदि मैं बोलूं, इस डायग्राम को ध्यान से देखो आप, यदि मैं बोलूं कि जो फोकस दूरी है वो इतनी, अच्छा अगर बिंदु हो तो उसको कैपिटल F लिखते हैं, और जो दूरी होती है उसको स्मॉल f लिखते हैं। मतलब ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम वो क्या बोलेंगे? ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम बोलेंगे स्मॉल f, है ना। मतलब मैं ध्रुव से लेकर फोकस तक चलूं तो हमको क्या मिलेगा? स्मॉल f मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलूं यदि तो स्मॉल f मिलेगा। दूरियों को स्मॉल से लिखाते हैं। अच्छा, वक्रता त्रिज्या r ही रहेगी, कैपिटल R ही रहेगी, स्मॉल f लिखा हुआ है। आप अगर इन दोनों लाइनों को देखो, यदि मैं इन दो लाइनों को निकालूं, मतलब इतने पोर्शन को अलग कर लूं, कॉपी पेस्ट कर लूं, तो देखो इतना पोर्शन मैंने निकाल के अलग कर लिया। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखूं, कहाँ से कहाँ तक की? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको लगभग बराबर दिख रही है। दोनों बराबर ही होती हैं, ये मैंने पढ़ाते समय भी बताया, दोनों ही बराबर होती हैं। और जब बराबर होती है ना, मान लो ये एक है, ये कौन सा बिंदु है? ये ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है इसका, और ये इसका वक्रता केंद्र है। मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, P से लेकर C तक की दूरी, P से लेकर C तक की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं? R बोल रहे हैं, त्रिज्या बोल रहे हैं ना, त्रिज्या। अब देखना, जब इधर से लेकर इधर तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है और इधर से लेकर इधर तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ 2 तक? सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपसे कोई पूछ, देखो अब यहाँ फॉर्मूले को देखो, फोकस दूरी कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 2 गुणित 1 कर दी, यानी कि कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। अगर आपसे मान लो कोई बुक, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन क्या पूछे? किसी ने क्वेश्चन पूछा आपसे, किसी दर्पण के लिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? बता सकते हो? किसी दर्पण के लिए अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी?
इसका यूज करके बताओ मुझे। फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 40। बिल्कुल उसका दुगना कर 40 देना है। होगी। फोकस दूरी 20 है तो हाँ त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी दुगनी? 20 की दुगनी 20 कितनी? 20 की दुगनी 40 40। बिल्कुल। अगर इसका उल्टा बोल दूं मैं, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी बताओ, उसका आधा कर देना है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। सेंटीमीटर हो 20 जाएगी। क्लियर है ना? 20 क्वेश्चन 20 हो बिल्कुल क्लियर है। जाएगी। हाँ हाँ। इसमें क्या आपको हाँ। बुक में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। मेन बात क्या ध्यान रखना है आपको? मेन बात ये ध्यान रखना है कि जो सी और एफ के बीच संबंध है, सी और एफ के बीच में संबंध है, वो कैसा है? आधा अधूरा है। कैसा आधा अधूरा है? मतलब कि यदि हम बात करें ये एफ, ये अलग सी है, अरे पे, वक्रता केंद्र। हाँ ये वक्रता केंद्र है और ये एफ है, तो ये फोकस हाँ। दूरी ये हुई और वक्रता त्रिज्या क्या हुई? ये हुई। ये क्या है? ये हाँ। आर है, ये एफ है। मतलब एफ कैसा होता है? छोटा होता है आर से। आर का आधा एफ होता है, बोल सकता हूं मैं इसको ऐसा, आर का आधा होता है एफ। या हाँ। फिर अगर एफ के बारे में बोलूं तो एफ कितना होता है? सॉरी, एफ जो है वो आर का आधा होता है और आर कितना होता है? एफ का दुगना होता है। दुगना होता है। यदि मुझे आर चाहिए है तो आर के लिए आर बराबर से फॉर्मूला क्या है? और एफ में 2 का 2F। मल्टीप्लाई कर दो। हाँ। और यदि मुझे एफ चाहिए है तो एफ के लिए फॉर्मूला क्या है? आर का आधा कर दो, यानी कि 1/2 गुणा कर दो, 1/2 आर। 1/2 कर दो आर। आर। ये क्लियर है? हाँ। दोनों फॉर्मूले। हाँ चलिए, आज अगर ये क्लियर है तो आज का हाँ। काम अपना यही खत्म हुआ। आपने आज 6 स्थितियां देखी। अवतल दर्पण की फिर से, उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां देखी, उसके बाद चिन्ह परिपाटी देखी, और उसके बाद जो है आपने आज वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध भी देखा, है ना? ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हाँ। आपने आज देख ली हैं। इसके बाद में अगर वो टॉपिक पे पहुंचूं, क्या बोलते ये वाले टॉपिक पे पहुंचूं, पहला वाला था ना स्टार्टिंग का, ये इसके साथ साथ आपने देखो परावर्तन की परिभाषा देख ली, नियम देख लिए, दर्पण देख लिए, चिन्ह परिपाटी देख ली, दर्पणों के लिए प्रतिबिंब देख दर्पण लिया। देख लीजिए। आखिरी 2 टॉपिक बचे हुए हैं, दर्पण सूत्र और हाँ। आवर्धन। दर्पण सूत्र के बारे में मैं आपको पहले से ही बता, दर्पण सूत्र एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर में जो कि परावर्तन के जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं अभी तक, जितने भी स्टार्टिंग से पढ़े हैं, उस दर्पण सूत्र में उस स्टार्टिंग की परावर्तन की डेफिनेशन से लेकर अभी आखिरी तक आपने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखा है ना, वो सारे टॉपिक, सारे एक से लेकर आखिरी तक अभी तक जो पढ़े हैं, वो केवल और केवल दर्पण सूत्र में पूरे इकट्ठे आ जाते हैं, पूरे सारे के सारे आ जाते हैं। तो दर्पण सूत्र एक बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और थोड़ा सा कठिन भी है समझने के लिए, है ना? इसलिए आपको इसके पहले की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अपन दर्पण सूत्र की चीजें कल देखेंगे, कल से शुरू करेंगे दर्पण सूत्र, और उसको समझने में अच्छा खासा टाइम भी लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे। मैथ्स भी यूज होगी, पहली बार साइंस में मैथ्स घुस रही होगी। आपने 9th क्लास में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो कि मैथ्स से जुड़ी हुई थी, इस बार भी देखोगे। तो आज की क्लास